अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसनैन हैदर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के नतीजे में दीवार गिरने के वाकयात में 12 अफराद जहां बहक हो गए हैं। पेशावर रोड पर गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिर गई जिसके नीचे दबकर 11 अफराद जान की बाजी हार गए। फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमों को जैब कुवा पर पहुंचाया गया। इमदादी टीमों ने लाशें निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दी। रेस्क्यू की जानिब से मजीद ऑपरेशन का हाल जारी है। पुलिस के मुताबिक एक और वाकया थाना खन्ना के इलाके मोहम्मद टाउन में पेश आया जहां दीवार गिरने से 11 साल बच्ची चल बसी। दूसरी तरफ रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफानी बार के बाद नाली में भी सैलाबी कैफियत के पेश नजर खतरे के सायरन बजा दिए गए हैं। नशेबी इलाकों से शहरियों को नकल मकानी शुरू करवा दी गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद से अली अल सुबह मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेर आब आ गए। शदीद बारिश के बायस नदी नालों में तगयानी की सूरत हाल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी में रात गए से 190 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गोलड़ा में 102, चकाला 72 और शमसाबाद में 188 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश के बाद नाला में कटियारे के मकाम पर पानी की सतह 16 फीट जबकि गवाल मंडी पर 13 फीट तक पहुंच चुकी है। रावलपिंडी से इंतजामिया की जानिब से मानसून से निमटने के लिए इंतजाम को हवा में उड़ा दिया गया। ऐवान कॉलोनी के रिहायशियों के स्तरों से पानी गुजर गया। गली मोहल्ले मट्टी और कूड़ा करकट से अटे होने के बायस घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया। खवातीन बुजुर्गों ने छतों पर रात गुजारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर से। जी अदनान, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पीरबदाई के एक इलाके में मौजूद हूँ। ये इलाके के नाम जो है लोग खुद बताएंगे। ये सारे का सारा इलाका आलिया जो रात को बारिश हुई है उस बारिश की वजह से सारे का सारा इलाका 2 दफ़ा डूब चुका है। इन लोगों का ये कहना है कि रात को 7-7 फुट पानी आया और ये नीचे से अपने बच्चों को, जो सिंगल पोर्शन घर थे उन्होंने अपने बच्चों को कंधे पर उठाया हुआ था, रात गुजारी है। और जो डबल पोर्शन घर थे तमाम के तमाम लोगों ने एक दूसरे की मदद की और छतों के ऊपर चले गए। रात सारी इन्होंने छतों पर गुजारी और जो ही बारिश का जोर थोड़ा टूटा कम हुआ तो आप गली के ये हालात देख सकते हैं कि इस वक्त छोटे छोटे मासूम बच्चे, माएँ बहनें, घरों की खवातीन, नौजवान, बुजुर्ग, तमाम के तमाम लोग इस वक्त गली की सफाई कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि 2 दफ़ा ये इस गली की सफाई कर चुके हैं। मेरे साथ हमारे एक दोस्त मौजूद हैं, ये इस वक्त भी इन्होंने हाथ में वाइपर उठाया हुआ सफाई कर रहे हैं। मुझे ये बताएं जी कि शाह जी थोड़ा सा करीब आए ज़रा, मुझे ये बताएं कि क्या वजूहत है बारिश के हवाले से? हुकूमत ने कोई ऐसे इकदाम नहीं किए? आप हर साल डूब जाते हैं। ये एक तो मसला ये है मेरे भाई के TMA वाले सफाई नहीं करवाते नालों की, एक मसला। दूसरा मसला ये है कि तजावुज़ात है जिसकी वजह से नाला जो है वो तो बहुत ही कम रह चुका है ना, उस वजह से आबादियों को पानी मुतासर करता है। दूसरी बात ये है कि अरबाब इख्तियार से ये अपील है कि हम डूब रहे हैं, हम टैक्स देते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, क्यों नहीं आते आप? हमारी मदद को क्यों नहीं आते? हमारी मदद को क्यों नहीं आते? मेरे एक और दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, ये बात सच कह रहे हैं। हमारी मदद को क्यों नहीं आते? क्यों आना चाहिए। मैंने गुज़श्ता साल भी इन्हीं इलाकों में आगे प्रोग्राम बनाया था, ये लोग इसी तरह डूब चुके थे। बल्कि मेरे इल्म में ये बात है कि कई जो बुजुर्ग थे, जो बीमार थे, वो पानी में डूब चुके थे, बड़ी मुश्किल से बचाया। मेरे एक और दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताएं जी कि क्या वजूहत है? इंतज़ामिया ख्याल नहीं करती। मैंने देखा है यहाँ पे नाला ले की वो उन्होंने एक्सीवेटर लगाया था, एक तरफ से ऐसे कूड़ा उठाते हैं, दूसरी तरफ फेंक देते हैं। सफाई का जो माल था वो बाहर नहीं निकाला। क्या कहेंगे इस वक्त? बहुत परेशानी में आप? जो बुनियादी जो मसला है, ये पानी तो हर साल ही आता है, लेकिन इस साल ज़्यादा वजूहत एक TMA की गफलत है। TMA अपना काम और जो उसके वर्कर हैं वो काम नहीं करते। दूसरा बुनियादी वजह जो वो भी TMA की वजह से तजावुज़ात हैं। जिन लोगों के घर 1-1 मरले 1.5 मरले के थे, उन्होंने 5-5 मरले 3-3 मरले की लइयाँ डाल दी हैं। नाला लेके अंदर पिलर डाल के उन्होंने बढ़ा दी है। जो नाला लई 20 फुट की थी आज 4 फुट की रह गई है। तो ये भी TMA देखेगा, ये बंदे आम तो नहीं देख सकते। और लेकिन ये बुनियादी मसला। आप मेरे पास आए, आप बुजुर्ग इधर, मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, आप इधर आए बुजुर्ग, आप इधर आए मेरे पास। मुझे ये बताएं, आपके कपड़े भी गीले हैं, मुझे ये बताएं कि कितना पानी आया था? ये पानी तो बहुत ज़्यादा आया थी सर। 7 फुट पानी आया? हाँ जी।
7 फुट पानी, यहाँ पे 7 फुट पानी आया है। कुछ लोग जो हैं वो बात भी बाज़ औक़ात नहीं करना चाह रहे, कुछ ख़वातीन, कुछ मेरी माएँ बहनें बैठी हैं। शाह जी थोड़ा सा आगे आएँ, इधर आगे आएँ, मेरे एक और दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे काम कर रहे हैं और इलाके के बुज़ुर्ग काम कर रहे हैं। दरवाज़ों के अंदर खड़ी मेरी माएँ बहनें, ख़वातीन जो हैं वो घरों के अंदर से पानी निकाल रही हैं, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन 7 फुट पानी की वजह से सारा डूब चुका था। तो इससे पहले भी मैंने ये प्रोग्राम यहाँ पे आके बहुत से बनाए हैं। क्या वजूहात हैं? जो ज़िम्मेदारान हैं उनको बार बार तंबीह करने के बावजूद वो अपने फ़राइज़ से गफलत क्यों बरतते हैं? नाला लई जो मेन है ग्वाल मंडी के पास, वहाँ पर जो नाला लई की सफाई की गई है वो भी झूठ पे मबनी सफाई की गई है, क्योंकि वो वहाँ से मलबा निकाल कर नाला लई के साथ साथ बिछा दिया है। और मैंने ज़िम्मेदारान से कहा भी था कि बारिश जो है वो नुकसानात पहुँचाएगी, नाला लई पे जो कूड़ा करकट निकाला जा रहा है वो आप साइडों पर डालने के बजाय इसको लेके किसी और जगह पे जाएं, किसी नशेबी इलाके में जाएं, लेकिन कुछ भी ना किया गया। तो आए थोड़ा सा आगे आए, देखते हैं, थोड़ा सा आगे आए। मैं ज़रा लोगों के साथ जा रहा हूँ। आप देख लें कि इन नशेबी इलाकों में तमाम के तमाम जो लोग हैं वो मुकम्मल तौर पे डूब चुके हैं। ये उनके तमाम घरों का जो कीमती सामान है वो भी डूब चुका है। इस वक्त कमरों के अंदर पानी मौजूद है, छोटे छोटे मासूम बच्चे मौजूद हैं। तो सिर्फ इतना बताया जाए कि इन गरीब लोगों का जो नाला लियों के साथ साथ जिन नाला लियों पे लोगों ने कब्जा कर दिया है, इन गरीबों का क्या कसूर है? सवालिया निशान छोड़ के जा रहा हूँ। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मानसून के दूसरे स्पेल की एंट्री, कई घंटों की बारिश से रावलपिंडी के नशेबी इलाके जेर आब आ गए और पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद में मौजूद अपनी रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी सोनिया, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क भर में मानसून का जो दूसरा स्पेल है वो दाखिल हो चुका है और महकमे मौसमियात की जानिब से 28 जुलाई से 23 जुलाई तक पाकिस्तान भर में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई थी। और बात की जाए इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात से अब तक शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। रावलपिंडी में 186 मिलीमीटर जबकि इस्लामाबाद में 102 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अभी भी इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं तो बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और जिसकी वजह से मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। लेकिन जहाँ पर जब बारिश होती है मौसम खुशगवार होता है और वहीं हम देखते हैं कि ये बारिश जहाँ पर मौसम खुशगवार हमें दिखाई देता है वहीं ये बारिश बाइस ज़हमत भी बन जाती है। रात से अब तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई इसमें रावलपिंडी में कई जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं और जो पानी है वो लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। इस दौरान महकमा मौसमियात की जानिब से और NDMA की जानिब से एहतियाती तदबीर इख्तियार करने को कहा गया है कि वो इलाके जो नाला लेक के करीब हैं या नशेबी इलाके हैं वो नालों के करीब जाने से परहेज करें ताकि बहावल नगर में दरिया सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब के बायस दरियाई बेल्ट में मौजूद छोटी आबादियां जेर आब आ चुकी, फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। चिश्तिया में बस्ती मियाँ के मकान पर हिफाजती बंद में 300 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ गया। मुतादिद बस्तियों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया और कई फसलें जेर आब आ गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जिले इंतजामिया रेस्क्यू टीमों के साथ आर्मी भी सैलाबी इलाकों में मसरूफ अमल है। बहावलपुर में दरिया सतलुज में पानी के बहाव में तेजी आ गई। मुख्तलिफ इलाकों में दरिया के पानी में इजाफा हुआ। एम्प्रेस पुल के करीब दरपा में पानी का बहाव 10,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। यूनियन काउंसिल मंगवानी का बहावलपुर से जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। एबटाबाद बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। मरकजी शहरा रेशम सप्लाई मंडिया शेख अलबांडी और समेत दीगर सड़कें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। सियाहों की बड़ी तादाद ने पिंड गली, नीचा बेरी और चमहट्टी कंगरबाला और नथिया गली समेत दीगर खूबसूरत मकामात का रुख कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद में जहाँ पर बरान रहमत का सिलसिला वक्फे वक्फे के साथ जारी है। इस वक्त एबटाबाद में जो सड़कें हैं, अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स, मंडियाँ, सप्लाई, जंगी और इसी तरह सरबन चौक, लिंक रोड एबटाबाद और शेख अलबानी की जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ट्रैफिक जगह जगह पर जैम है। वजह यही है कि सड़कों के ऊपर पानी आ गया है। इसी तरह बात की जाए अगर सरबन चौक फ्लाईओवर की,
تو وہاں پر NHA کی جانب سے جو پل بنایا گیا تھا، نکاسی آپ کا نظام بہتر نہ ہونے کی وجہ سے جو گزشتہ روزی بارش ہوئی اس وقت بھی عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آج بھی اسی طرح جب پانی زیادہ ہوا تو محکمہ NHA کی جانب سے جو دیوار تعمیر کی گئی تھی وہ دیوار بھی گر گئی، اور اسی طرح اب جو ٹریفک کی صورتحال ہے وہ کچھ حد تک تو بہتر ہوئی ہے، لیکن محکمہ TMA کی غفلت سے، کنٹونمنٹ بورڈ ایبٹ آباد کی غفلت سے تجاوزات ہیں، اور اس وقت سڑکیں جو ہیں تالاب کا منظر اسی وجہ سے پیش کر رہی ہیں۔ اسی طرح اگر بات کی جائے سیاحوں کی، تو سیاحوں کی بڑی تعداد نے اس وقت نتیہ گلی، ایوبیہ، ٹھنڈیانی، دیسال، پنڈ گلی، شیروان، نیچم بیری، چمٹی، کنگرپائی، کنگربالا اور اسی طرح دیگر مختلف خوبصورت علاقوں کا رخ کر لیا ہے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد اس وقت انجوائے کرنے کے لیے رواں دواں ہے۔ جی، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ مزید چند روز بھی بارش کی پیشگوئی کر رکھی ہے، اور اسی طرح نکاسی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، موسم کا حوالہ آپ کو بتائیں کہ ملک کے مختلف علاقوں میں آج سے بارشوں کا امکان ہے۔ بارشوں کا یہ سلسلہ 23 جولائی تک جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون ہوائیں آج سے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہو کر بارشوں کا سبب بنیں گی۔ کراچی، ٹھٹہ، حیدرآباد سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں 20 سے 22 جولائی کے دوران وقفے وقفے سے موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، KP، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش برسنے کی پیش گوئی کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ اب ختم ہو چکا، آنے والی حکومت چارٹر آف اکانومی پر عمل کرے۔ آج بھی یہی کہتا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی پر قوم متحد ہو جائے۔ معیشت کی بحالی کے لیے ہم نے پروگرام بنایا، اب اگلی حکومت کو معاشی بحالی کے پروگرام پر ہی کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد ماڈل اسپیشل اکانومک زون کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ اسلام آباد ماڈل اسپیشل اکانومک زون کا سنگ بنیاد رکھنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری اور وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم آفس سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے دونوں رہنماؤں کا استقبال کیا، جبکہ اس موقع پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور ایاز صادق بھی موجود تھے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ IMF نے پاکستان کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ایگریمنٹ کے بارے میں رپورٹ جاری کر دی۔ معاہدے کے مطابق پاکستان کو مانیٹری پالیسی ریٹ کو سخت رکھنے کی ضرورت ہے۔ IMF نے حالیہ پالیسی ریٹ میں اضافے کو خوشائند قرار دے دیا۔ ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ مہنگائی کم کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی میں سختی لانا ہوگی۔ معاہدے کے مطابق پروگرام میں رہتے ہوئے پاکستان انٹرنیشنل پیمنٹ کی ادائیگیاں نہیں روکے گا۔ پاکستان کو تعلیم اور ہیلتھ کے شعبوں پر بجٹ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں موجود غیر ملکی سفارتکاروں کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا۔ عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وزارت خارجہ کو لیڈ کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، تمام ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ گزشتہ 15 ماہ میں عالمی سطح پر خارجہ تعلقات میں بہتری آئی۔ بطور وزیر خارجہ دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ بھی کیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے مزید کہا کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے یوم حملے میں امریکی ہتھیار اور سامان استعمال کیے جانے کا انکشاف۔ ISPR نے بتایا کہ حملے میں دہشت گردوں نے افغانستان میں امریکی فوج کا چھوڑا ہوا اسلحہ استعمال کیا۔ حملے میں 5.56 mm کیلیبر اور M16 سالٹ رائفلیں، جدید ہیلمٹ، دستانے، بیک پیک اور یونیفارمز استعمال کیے گئے۔
ISPR کے مطابق حملے میں ہونے والے دہشت گرد امریکی یونیفارم میں ملبوس تھے. بھاری ہتھیاروں سے لیس دہشت گرد امریکی یونیفارم پہن لیں تب بھی بزدلی کی موت ہی مریں گے. تو وہیں دوسری جانب آئندہ 3 ہفتے پاکستان کی سیاست کے لیے انتہائی اہم اور فیصلہ کن ہوں گے، جن میں PTM جماعتیں آپس میں دست و گریباں ہوں گی. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا بیان کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہوں، نگران حکومت ہو یا الیکشن کی تاریخ ہو، مردم شماری ہو، سب ہی اہمیت کے حامل ہیں. یہ سارے فیصلے 12 اگست سے پہلے ہونے ہیں، جو پاکستان کے سیاسی، معاشی اور اقتصادی مسائل کے حل کے لیے انتخابی اہم ہیں. شیخ رشید نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ الیکشن 60 دن میں ہوں گے یا 90 دن میں ہوں گے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا الیکشن شفاف ہوں گے، عوام کی توقعات پر پورا اترا جائے گا اور دنیا کے لیے قابل قبول ہوں گے. نگران وزیر اعظم سیاستدان ہوگا یا معیشت دان ہوگا، یہ فیصلہ بھی اہم ہوگا. سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل کے خلاف آئینی درخواستوں پر سماعت آج ہوگی. چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ فریدی، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل 6 رکنی لارجر بینچ مذکورہ درخواستوں پر سماعت کرے گا. اٹارنی جنرل فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر بھی دلائل دیں گے. مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 9 مئی کے ملک کے دفاع پر حملہ کرنے والے جتھے کو ملک کی سیاست میں حصہ لیتا نہیں دیکھ رہا. انہوں نے کہا کہ ایسے ہی باز اور کینہ رکھنے والوں کو ملک کی سیاست اور الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے. الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. صاف اور شفاف الیکشن کے لیے ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے جس پر سب کا اعتماد ہو. انہوں نے کہا کہ 90 روز میں الیکشن آخری حد ہے، مطلب اس کے اندر ہی ہوں گے. 90 دن کا مطلب یہ نہیں کہ اسی دن ہوں، الیکشن 70 یا 60 دن میں بھی ہو سکتے ہیں. اور اب کچھ بات کریں ڈالر پر، تو ڈالر مسلسل 2 روز مہنگا ہونے کے بعد کاروباری ہفتے کے تیسرے دن سستا ہو گیا. روپے کی قدر میں معمولی بہتری آئی ہے. 1 روپے 4 پیسے سستا ہونے کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 282 روپے پر ٹریڈ کر رہا. گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 283 روپے 4 پیسے پر بند ہوا تھا. تو وہیں دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 158 پوائنٹس کے اضافے سے 45,167 پر آ گیا. گزشتہ روز 100 انڈیکس 45,009 پوائنٹس پر بند ہوا تھا. خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں. 19 جولائی 1947 کو آج ہی کے دن کشمیری قیادت نے پاکستان بننے سے قبل ہی پاکستان سے الحاق کی قرارداد منظور کی تھی. بانی صدر آزاد جموں کشمیر غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی قیادت میں پاکستان سے الحاق کی قرارداد منظور ہوئی، جس کے بعد سے اب تک کشمیری عوام نے تکمیل پاکستان کے لیے قربانیوں کے عظیم داستانیں رقم کی. بھارت سے مکمل آزادی اور مقبوضہ جموں کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق تک کشمیری عوام آج بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح مختلف محاذوں پر جدوجہد آزادی میں مصروف ہے. پشاور سے افسوسناک خبر آپ کو دیں کہ پشاور کے علاقے حیات آباد میں حساس ادارے کی گاڑی کے قریب خودکش دھماکے میں 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں. آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پشاور کے علاقے حیات آباد میں حساس ادارے کی گاڑی کے قریب خودکش دھماکے میں 8 افراد زخمی ہو گئے. FC کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو چکی. ایمبولینسز اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر امدادی سرگرمیاں شروع کر دی. ریسکیو 1122 کا کہنا ہے کہ اب تک 8 افراد زخمی ہوئے، جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا. سندھ پولیس کے انسداد دہشت گردی سیل کے عملے کا کراچی کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن دوران مشکوک افراد سے پوچھ گچھ کی گئی اور ان کے کوائف کا الیکٹرانک ڈیوائسز سے متعلقہ بھی کرایا گیا. ترجمان CTD سندھ کے مطابق کراچی کے مختلف مشکوک علاقوں میں
TTD की टीम और तजुर्बाकार CTD अफसरान के ज़ेर निगरानी ऑपरेशन किया गया। स्टील टाउन और थाना बिन कासम जिला मलीर के इलाके समरगोट और अली जान गोट में भी इंफॉर्मेशन बेस्ड ये ऑपरेशन किया गया। बुलेटिन में इलाके की खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि मस्जिद अल हराम में ग़िलाफ़ काबा की रूह पर रूह तकरीब। कसू फैक्ट्री के माहिर कारीगर ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली में शरीक हुए। हजारों उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों ने भी तकरीब में शिरकत की और सादत हासिल की। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के सफारती अफसरान ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली देखने के लिए मौजूद थे। ग़िलाफ़ काबा मजमूई तौर पर 16 टुकड़ों पर मुश्तमिल है, जिसकी लंबाई 50 फुट और चौड़ाई 35 से 40 फुट है। ग़िलाफ़ काबा का वजन 850 किलोग्राम है और इसकी तैयारी में 25 मिलियन रियाल लागत आई है। ग़िलाफ़ काबा में तकरीबन 700 किलोग्राम खालिस रेशम, 300 किलोग्राम कॉटन, 100 किलोग्राम चांदी का धागा और 120 किलोग्राम चांदी की तार का इस्तेमाल किया गया। स्याह रंग के ग़िलाफ़ पर आयत मुबारक के 54 सुनहरी हिस्से भी शामिल हैं। ग़िलाफ़ काबा की तकरीब फजर तक जारी रही। खबर शामिल करें कराची से, जहां डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के अहदेदारान सैफुद्दीन कादरी और आरिफ कमाल की जानिब से तमाम मेंबरान के एजाज में ईद मिलन पार्टी इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ फनकारों की जानिब से परफॉर्मेंस भी पेश की गई, जिससे मेहमान लुत्फानंदोज हुए। ईद मिलन पार्टी में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के मेंबरान और अहदेदारान के अलावा जिला कोरंगी और कराची भर के सहाफियों ने भी भरपूर तादाद में शिरकत की। मज़े जानते हैं कराची से मोहम्मद आकिफ की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब पर ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। ईद मिलन पार्टी में डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब के मेंबरान और अहदेदारान के अलावा जिला कुरंगी और कराची भर के साफियों ने भरपूर शिरकत की, जबकि सीनियर जर्नलिस्ट सरदार मोहम्मद साबिर अब्बासी ने अपने मुनफरिद अंदाज में निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस दौरान मुख्तलिफ फनकारों की जानिब से अपने फ़न का मुजाहरा किया गया, जिससे मेहमान लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। ईद मिलन पार्टी प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइज़र सैफुद्दीन कादरी और आरिफ कमाल का कहना था कि हमारी कोशिश थी कि इस प्रोग्राम में हर नस्ल और हर ज़बान बोलने वाला साफ़ी शिरकत करे और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हो गए हैं। प्रोग्राम में हर ज़बान बोलने वाले साफ़ी ने शिरकत की। प्रोग्राम के इख्तिताम पर डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब के सदर रुस्तम कादरी ने प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तमाम साफ़ियों का दिली शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद आकिफ, कोहिनूर न्यूज़, कराची। मुल्क भर की तरह झुड्डो में भी करबला के शहीदों को सलाम पेश करने के लिए इमाम बारगाहों में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। अलम की ज़ियारत को सजाया जा रहा है। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे निसार रजा राइन से। जी निसार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी नाज़रीन, बिल्कुल पूरे मुल्क की तरह झुड्डो में भी करबला के शहीदों को सलाम पेश करने के लिए जो भी अलम है उनको सजाया जा रहा है और उनकी जो रंग रोगन का काम जारी है। इसी हवाले से जो यहाँ के आज़ादार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे उनका क्या कहना है और किस तरह इसे सजा रहे हैं। हयात खास किली में और पूरे झुड्डो शहर में जितने इमाम बारग हैं वो सब अपने मौला हुसैन के को नजराना अकीदत पेश करने के लिए अपने अपने जज्बात के तहत काम और मरम्मत का काम और बैरक करने लगे हैं और ये मौला हुसैन की जो कुर्बानी है उनको याद करने के लिए ये काम ज़ोर शोर से जारी है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक ये 10 मुहर्रम के दिन जो हैं वो खैर हाफिज से अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। मस्जिद हसन मौजूदा इमाम बारगाह मूसा काजिम, यहाँ पर इमाम बारगाह का काम जोर से जारी है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। में भी इमाम हुसैन के आशरा मुहर्रम के सिलसिले में मुख्तलिफ इमाम बारगाहों पर जो है वो तरक्याती काम, इमाम बारगाहों की सजावट का काम और इमाम बारगाहों की बुलंदी के हवाले से जो काम है वो जारी व सारी है। और इसी सिलसिले में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी को भेटा देने के लिए या उनकी जो है उनको कुर्बानी को लाजवाब कुर्बानी को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और जो मातमी आज़ादार हैं वो अपने अपने अकीदे के मुताबिक अपने अपने अक़ल के मुताबिक है अदादारी इमाम हुसैन सल्लल्लाहु में मसरूफ़ अमल हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह यकम मुहर्रम से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक जारी सारी रहेगा। जी, जैसे कि आपने इनकी बातें सुनी, ये कहना था कि मुहर्रम के पूरे 10 दिन हम यहाँ जो है वो न्याज़ की तमाम को ये सिलसिला भी जारी रहेगा। निसार रहा है कोई नहीं।
ٹنڈوالہ یارڈ میں گھوسٹ سرکاری ملازمین، گھوسٹ سکولز کے بعد گھوسٹ ڈسپینسریاں ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ 2012 میں پیپلز پارٹی کی MNA شمشاد ستار کے ہاتھوں افتتاح ہونے والی ڈسپینسری 11 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بند ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے محمد عارف ارائن سے۔ عارف بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ تالکا جھنڈو مری کی ایک گاؤں کے اندر جہاں ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میڈیکل ڈسپینسری بنی ہوئی ہے۔ آپ نے گھوسٹ ملازمین تو سنا ہوگا، گھوسٹ اسکول تو سنا ہوگا، لیکن یہاں پر ضلع ٹنڈوالہ یار ایک ایسا ضلع ہے جس کے اندر گھوسٹ ڈسپینسریاں بھی موجود ہیں۔ یہ تختی لگی ہوئی ہے یہاں پر محترمہ شمشاد بچانی صاحبہ کی، جو MNA 2012 کے اندر انہوں نے اس کا افتتاح کیا ہے۔ شمشاد بچانی صاحبہ کے بعد عبدالستار بچانی صاحب MNA یہاں سے منتخب ہوئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے، 5 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا۔ اس کے بعد اب ان کے بیٹے ذوالفقار بچانی صاحب جو ہیں وہ اس وقت وزیر اعظم کے مشیر آبی وسائل بھی ہیں، تو یہ ان کی والدہ نے جو ہے یہ افتتاح کیا تھا اس ڈسپینسری کا، لیکن 2012 کے بعد 11 سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ ڈسپینسری جو ہے ابھی تک فنکشنل نہیں ہو سکی ہے۔ ہمارے ساتھ اس علاقے کے شہری موجود ہیں، آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اس کو 15 سال ہو گئے کم سے کم بنے ہوئے کو، کچھ بھی نہیں آتا، ادھر تالا لگا ہوا ہے، بس اندر چوکی دار بیٹھا ہوتا آتا، بس کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ۔ بس یہ ذمہ دار ہے یہاں کا، اسی کے پاس ہوتی ہے چابی ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے گاؤں والوں کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر سرکاری ملازم کوئی بھی نہیں ہوتا، یہاں کے جو ہے زمیندار ہیں ان کو چابی دی ہوئی ہے اس ڈسپینسری کی، انہوں نے اس ڈسپینسری کو جو ہے اپنی بیٹھک کے طور پر وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ اس کے اوپر ایڈریس جو لکھا ہوا ہے وہ غلام رسول آرائیں کا گاؤں لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ علاقہ جو ہے غلام رسول آرائیں کا علاقہ ہی نہیں ہے، یہ جو ہے عبدالغفور آرائیں اور پنجابی واٹر کہلاتا ہے یہ گاؤں جو ہے۔ غلام رسول آرائیں کا جو گاؤں ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، یہاں سے تقریباً کوئی 6 کلومیٹر پیچھے اور بالکل دوسری سائڈ میں جو ہے غلام رسول آرائیں کا گاؤں ہے، لیکن اس ڈسپینسری کو غلام رسول آرائیں کے گاؤں کا نام دے کر یہاں پر تعمیر کیا گیا۔ اس میں کس کو نوازا گیا، کس کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جس کی والدہ محترمہ نے یہ جو ہے اس ڈسپینسری کا افتتاح کیا تھا، ذوالفقار بچانی صاحب، ان سے انہوں نے خصوصی درخواست کی ہے کہ آپ کی والدہ نے یہ اس ڈسپینسری کا افتتاح کیا تھا، تو برائے مہربانی آپ جو اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں اور اس ڈسپینسری کو کم از کم فنکشنل کروائیں۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے بنی ہوئی یہ ڈسپینسری جو ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ مظفر گڑھ پولیس نے 12 گھنٹے کے اندر 3 سگی معصوم بہنوں کا قاتل ڈھونڈ لیا، بڑا بھائی قتل میں ملوث نکلا، ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ پولیس نے جدید طریقہ تفتیش کا استعمال کرتے ہوئے ملزم باسط کو ٹریس کر کے حراست میں لے لیا۔ مظفر گڑھ تھانہ سٹی کی حدود میں گزشتہ روز خالی کوارٹر سے 3 بہنوں کی لاشیں ملی تھی۔ تھانہ سٹی اور CIA پولیس نے ملزم سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کو PUBG کھیلنے کا شوق تھا۔ ملزم نے بتایا کہ قتل کی وجہ والدین کا بہنوں سے بے پناہ پیار ہے، یہی وجہ ہے کہ جس کے باعث وہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا۔ مقتول بچیوں کی نماز جنازہ تھرمل پاور کالونی میں ادا کرنے کے بعد میتوں کو چکوال آبائی گاؤں روانہ کر دیا گیا۔ ادارہ منہاج الحسین لاہور میں استقبال محرم الحرام ماتم جلوس اور شبیہ علم برآمد ہوا۔ مزید جانتے ہیں رپورٹر عاصم بدر کی اس رپورٹ میں۔ ادارہ منہاج الحسین لاہور میں استقبالیہ محرم الحرام ماتمی جلوس و مجلس اعضاء لاہور ہر سال کی طرح اس سال بھی 29 ذی الحج کو ادارہ منہاج الحسین لاہور میں استقبال محرم الحرام کا ماتمی جلوس برآمد ہوا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس ادارہ منہاج الحسین پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ اختتام جلوس پر مجلس اعضاء برپا کی گئی، جس سے علامہ رشید ترابی، شاعر اہل بیت سید غیور عباس نقوی نے خطاب کیا اور مصائب و فضائل اہل بیت بیان کیے اور مقصد کربلا بیان کیا۔ استقبال محرم کے جلوس میں مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مومنین نے شبیہ علم مبارک اٹھا رکھے تھے۔ ماتمی عزاداروں اور زائرین و مومنین کے استقبال کے لیے علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر، علامہ محمد سبطین اکبر، ڈاکٹر عامر علی، مولانا جعفر عباس، علی حسین اکبر و دیگر اراکین موجود تھے۔ یاد رہے کہ ادارہ منہاج الحسین عشرہ محرم الحرام 2023 کی مجالس سے علامہ گلفان حسین ہاشمی خطاب کر رہے ہیں، جبکہ خواتین کی مجلس سے خانم امبر زہرا نقوہ آف آسٹریلیا بھی خطاب کر رہی ہیں۔ علامہ
डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर का कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न व क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी का आगाज़ हो चुका। पूरी दुनिया इंसानियत में मज़लूम करबला, नवासे रसूल, उनके बेटों, उनके भाइयों, उनके असहाब, उनके ख़ानदान के अफराद का यौम गम मनाने के लिए पूरी दुनिया के अज़ा खानों में सफ़े अज़ा बिछ चुकी है। अज़ा के जुलूसों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इदारा मिनहाजुल हुसैन में भी आज इस्तक़बाल मुहर्रमुल हराम के हवाले से अलमाह मुबारक शबीहात ज़ुल्जनाह का जुलूस साल साल की तरह बरामद हो चुका है। ये हकीकत में अशरा मुहर्रमुल हराम की तैयारी है। हम अशरा इब्राहीमी इस्माइली अलैहिस्सलातु वस्सलाम यकम ज़िलहज्जा से 13 ज़िलहज्जा तक मना चुके हैं। 10 ज़िलहज्जा को हमने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में लाखों जानवर ज़िबा करके उस कुर्बानी को, उसकी याद को, उसके पैगाम को ज़िंदा रखने की कोशिश की। आज से अशरा हुसैनी करबला वालों की कुर्बानी, जो उस कुर्बानी का फ़िदिया अजीम वाक़ई हुई। इस्माइल अलैहिस्सलाम तो बच गए, लेकिन उस कुर्बानी का फ़िदिया वफ़ादैन और बेज़िबन अजीम, जो कुरान करीम में खालिक ने फरमाया कि हमने इस्माइल की कुर्बानी को फ़िदिया अजीम में तब्दील कर दिया। आज उस कुर्बानी के अशरे का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया इंसानियत को चाहिए कि वो मज़लूम करबला की याद बनाए। CIA पुलिस ने अगवा बराए तावान में मुलविस 3 रुकनी बैनर्सलाई डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान में सरगना, मुमताज शाहिद और इशफाक शामिल हैं। मुल्ज़मान से लाखों रुपए, मोबाइल फोन्स और नाजायज़ असलहा भी बरामद। DSP अगवा बराए तावान मियाँ अंजुम तौकीर ने बताया कि मुल्ज़मान के खिलाफ मुख्तलिफ अजला में डकैती और राहज़नी के मुकदमे दर्ज हैं। उनका मज़ीद कहना था कि मुल्ज़मान गन पॉइंट पर शहरों को उनकी कीमती अशिया से महरूम कर देते थे। मुल्ज़मान को पेशावराना और जदीद वसाइल बुरे कार लाते हुए गिरफ्तार किया गया। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने बताया कि मुल्ज़मान को प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी। DS रेलवे लाहौर डिवीजन मोहम्मद सुफियान सरफराज टोकर ने लाहौर रेलवे स्टेशन का अचानक दौरा किया। नाक़िस सफाई सुथराई पर स्टाफ की सरजनिश कर दी। डेप्टी सुपरिटेंडेंट ने वेटिंग रूम में इंडेंट समेत सैनिटरी सुपरवाइजर और सैनिटरी इंस्पेक्टर पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने स्टेशन पर सफाई सुथराई समेत तज़यीन और आराइश से मुताल्लिक जारी कामों का भी तफसीली जायजा लिया और वाटर कूलर्स की सफाई और स्टेशन पर ठंडे पानी की दस्तयाबी भी चेक की। इस मौका पर DC अरबाब मलिक समेत दीगर डिवीजनल अफसरान भी DS रेलवे के हमरा मौजूद थे। दूसरी जानिब DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी के हुक्म और SP सिटी हमसा मानुल्लाह की हिदायत पर सिटी डिवीजन पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी। थाना रावी रोड, शफीकाबाद, शाहदरा टाउन, लोहारी गेट, भाटी गेट, शादबाग, मिस्री शाह पुलिस ने चोरी डकैती, राहजनी, मंशियात फरोशी, पतंगबाजी और इसके अलावा राहजनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी और SP सिटी ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो हमजा अमानुल्लाह की हदायत के मुताबिक सिटी डिवीजन पुलिस ने रवा माह के दौरान 2345 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है। सिटी डिवीजन पुलिस ने 44 खतरनाक मफरूर इश्तिहारियों को गिरफ्तार करके जेल का रास्ता भी दिखाया, जबकि अदालती मफरूर 316, आधी रिकॉर्ड याफ्ता 110 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। संगीन वारदात करने वाले मुतारिक 21 गैंग्स के 47 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। सबसे पहले बात की जाए थाना रावी रोड की, तो थाना रावी रोड पुलिस ने मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से 1 किलो से जायद मंशियात बरामद की और उसको जेल का रास्ता दिखाया। इसी तरह से शादरा टाउन, बदामी बाग, लारी अड्डा, मिस्री शाह, दीगर थानों की हदूद में भी जो है वो पुलिस की जानिब से कार्रवाइयां की गई। कहीं पतंगबाज तो कहीं मंशियात फरोश तो कहीं जेब तराश गिरफ्तार किए गए और गली मोहल्लों में स्ट्रीट क्राइम की वारदात करने वाले गैंग्स को भी गिरफ्तार किया गया। जिस तरह से मैंने बात की रावी रोड थाना की,
मुर्तजा साहब ने मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जा से आला की मंशियात बरामद की गई और उसके खिलाफ 9C का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भिजवाया गया। मुलजिम की निशानदेही पर जो है वो दीगर के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तालीमी इदारों के गिरदोनवा में मंशियात फरोशी करने वालों के जो है वो घेरा तंग किया जाएगा। तो उसी पर चौरावी रोड की हिदायत के मुताबिक इस मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया था। और अगर बात की जाए चादरा पुलिस की, तो सगीर मेतला वहां पर SHO तैनात हैं, जिन्होंने ऐसे मुल्जमान गिरफ्तार किए जिनके कब्जा से जो है वो जदीद राइफलें, गोलियां, मैगजीन बरामद की है। मिस्री शाह पुलिस ने डकैती की वारदात करने वाला गैंग गिरफ्तार किया। शादबाग पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार करके जो है वो जेल का रास्ता दिखाया। दीगर थानों की हदूद के SHOs ने भी जो है वो कार्रवाइयां की हैं, जबकि तमाम SHOs को DIG की जानिब से नकद इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। जी वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। PHA हेडक्वार्टर में महकमे के रेवेन्यू को बेहतर बनाने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने की। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि PHA हेडक्वार्टर में महकमे के रेवेन्यू को बेहतर बनाने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने की। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि PHA हेडक्वार्टर में महकमे के रेवेन्यू को बेहतर बनाने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने की। आपको अपडेट करते चलें कि PHA हेडक्वार्टर में महकमे के रेवेन्यू को बेहतर बनाने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने की। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि PHA हेडक्वार्टर में महकमे के रेवेन्यू को बेहतर बनाने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने की। PHA हेडक्वार्टर में महकमे के रेवेन्यू को बेहतर बनाने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया है। इजलास की सदारत DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने की। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि PHA हेडक्वार्टर में महकमे के रेवेन्यू को बेहतर बनाने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत खुद DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने की। आपको अपडेट कर रहे हैं कि PHA हेडक्वार्टर में महकमे के रेवेन्यू को बेहतर बनाने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। PHA हेडक्वार्टर में महकमे के रेवेन्यू को बेहतर बनाने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत खुद DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने की। PHA के हेडक्वार्टर में महकमे के रेवेन्यू को बेहतर बनाने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया और इजलास की सदारत खुद DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने की। PHA हेडक्वार्टर में महकमे के रेवेन्यू को बेहतर बनाने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, PHA हेडक्वार्टर में महकमा के रेवेन्यू को बेहतर बनाने के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने की। इजलास में एडिशनल डायरेक्टर जनरल सफीउल्लाह गोंदल, डायरेक्टर हेडक्वार्टर तारिक शहजाद, डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर हसन उल हक, डायरेक्टर फाइनेंस मुदस्सिर इजाज, डायरेक्टर मार्केटिंग उस्मान गनी, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन सुहेल अहमद भट्टी, डायरेक्टर इंजीनियरिंग मोहम्मद असगर, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर व दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। डायरेक्टर मार्केटिंग और डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन ने DG PHA को रेवेन्यू की रिकवरी को बेहतर बनाने के हवाले से ब्रीफिंग दी। DG PHA ने अफसरान को महकमे के बिजनेस प्लान को मजीद बेहतर बनाने की भी हिदायत दी। DG PHA ने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बिलबोर्ड और स्टीमर्स के खात्मे की हिदायत दी। DG PHA ने डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन को पार्कों में गैर कानूनी तौर पर जो फंक्शन है उसकी रोकथाम के लिए भी अहकाम जारी किए हैं। DG PHA का कहना था कि मार्केटिंग और कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट महकमा के रेवेन्यू के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जी बहुत शुक्रिया, सलमान शाह अपडेट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा समीना गुरकी ने कहा कि सादिया दानिश का डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान इंतखाब पीपल्स पार्टी की जीत है। पीपल्स पार्टी में खवातीन को भरपूर नुमाइंदगी दी जाती है। आज़ाद कश्मीर और GB में नई इत्तेहादी हुकूमतों का क़याम जमहूरी अंदाज में किया जाएगा। आसिफ अल जरदारी और फरियाल तालपुर के दानिश से पीपल्स पार्टी कामयाबियां समेट रही है।
समीना गुरकी आइंदा आलमी इंतखाब में पाकिस्तान से खवातीन भी इंतखाबी दौर में शामिल होंगी। समीना गुरकी के रिमार्क्स। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर अकाई यूनियन और जेका यूनियन की मुश्तरका कॉल पर आउट सोर्सिंग के खिलाफ एहतजाजी सिलसिले के पहले मरहले में सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऑफिसर्स और स्टाफ ने काली पट्टियां बांध कर एहतजाज किया। एयरपोर्ट पर आउटसोर्सिंग के खिलाफ बैनर ज़वेज़ा भी किए गए। अकाई यूनियन की तरफ से चेयरमैन अयाज भट्ट, जेका यूनियन की तरफ से राव नदीम ने एहतजाज की क़यादत की। अयाज भट्ट साहब ने मुलाजमीन से खिताब करते हुए कहा कि हम किसी सूरत भी एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग नहीं होने देंगे। मुलाजमीन की शबाना रोज मेहनत से इदारा अरबों रुपए का सालाना मुनाफा कमाता है। खरबों रुपए की जमीन की किसी सूरत बंदर बांझ कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने आलातिया और फौज पाकिस्तान के सरबराहों से अपील की है कि इदारे की आउटसोर्सिंग मुल्क की सलामती और दिफा के लिए खतरनाक है। CBD पंजाब की जानिब से वाल्टन रोड अपग्रेडेशन पर एनवायरनमेंटल इजाजत के हसूल के लिए अवामी समात का इनेकाद किया गया। BD पंजाब ने वाल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। इस सिलसिले में CBD पंजाब की जानिब से मनसूबे के माहौलियाती पहलुओं पर भी बात करने की इन्वेस्टमेंट की गई। एजेंसी पंजाब ने इन्वायरमेंटल अप्रूवल के लिए एक अवामी समात का एहतमाम किया। सेशन में CBD पंजाब के टेक्निकल डायरेक्टरेट के नुमाइंदगान और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब वाल्टन के प्रोनमेंट बोर्ड के नुमाइंदगान और वाल्टन रोड के रहायशी और ताजिर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। सेशन के दौरान CBD पंजाब की टेक्निकल टीम ने प्रोजेक्ट के अहम निकात पर रोशनी डाली। टीम के मुताबिक वाल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का मकसद सीवरेज और निकासी आब के निज़ाम के दरीना मसाइल को हल करना है। CBD पंजाब एक अलहदा सीवरेज सिस्टम नाफिज करने का इरादा रखता है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।